Hi everyone, welcome to Mentimeter by Kalpana Singh, and we will discuss about climate mitigation and adaptation. इसमें कुछ updates जो थे, सबसे पहले India's updated NDCS. Why it was in news? India recently submitted its updated National Determined Contribution की जो report थी वो आई है to the United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC. और इसमें जो है अगर हम बात करें NDC की, स्पेशली NDC में first NDC submitted its report to UNFCCC in 2016, यानी कि 2015 में जो है अपनी रिपोर्ट फर्स्ट जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी। उसके बाद इंडिया ने अपडेट किया एनडीसी को और प्रिपेयर किया केयरफुली उसको कंसीडरिंग इंडियाज नेशनल circumstances and the principles of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. CBDRRC represented the framework for India's transition for cleaner energy for the period of 2021 to 2030, यानी कि जो रिप्रेजेंट करना उसका जो भी फ्रेमवर्क था इंडिया के जितने भी ट्रांजिशंस थे क्लीन एनर्जी को लेके वो 2021 से 2030 तक के जितने भी पीरियड इस पूरे ड्यूरेशन को लेके हैं वो जो है इंडिया का इनिशिएटिव लिया गया है CBRDRC में। जो उसके जो भी अपडेट्स थे मेनली इसमें टू अपडेट्स थे, टू ऑफ द थ्री क्वांटिटेटिव टारगेट्स ऑफ 2015 एनडीसी, जिसमें कि इसका जो एमिशन से रिलेटेड मेनली इसकी इंटेंसिटी एंड जो भी नॉन फॉसिल फ्यूल को कम करना, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी के जो भी कैपेसिटी बढ़ाना और उसको इंस्टॉलेशन करना, वो सारी चीजें थी। अब इसमें 2 पंचामृत कमिटमेंट्स थे, मेनली प्रोमिसेस मेड ड्यूरिंग COP26 इन ग्लासगो, नॉट कन्वर्टेड इनटू ऑफिशियल टारगेट्स, यानी कि जो ऑफिशियल टारगेट में कन्वर्ट नहीं किया था, बट 500 जो गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी थी उसको यूज करना, एमिशन को कम करना, जिसमें कि एटलीस्ट 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2030 तक कम करना है, ये इंडिया का टारगेट है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं, एक टेबल दी गई है इस टॉपिक से रिलेटेड अबाउट एनडीसी के बारे में अगर बात करें, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस में पोस्ट 2020 यानी कि 2020 के बाद जितने भी क्लाइमेट एक्शंस हुए और इसमें जो भी पेरिस एग्रीमेंट से रिक्वेस्ट की गई फ्रॉम द अर्थ पार्टी ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट signed by the countries during the COP26 of the UNFCCC has requested parties to revisit and strengthen the 2030 target in their NDCs by the end of 2022, यानी कि 2022 में जितने भी टारगेट्स थे उसमें मेनली जो है पेरिस एग्रीमेंट का जो रिक्वेस्ट थी और ग्लासगो में जो क्लाइमेट पैक्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट 2000 जो COP26 में जो है सबमिट करी गई थी और उसके बाद जो है इसके जो भी टारगेट्स थे वो देखे गए एनडीसी के लिए और जो भी इसको स्ट्रेंथन करना, रिविजिट करना 2021 में और उसको फिर से रिविजिट करके प्रोवाइड कराना जो इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद आता है इंडिया in their NDC country communicate actions they will take to reduce their GHG emission। सबसे ज्यादा जो कंसर्निंग है इस टाइम पे ओजोन डिप्लीशन को रोकना और ग्रीन हाउस जो एमिशन है उसको रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। वी टू रीच द गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि जितने भी पेरिस एग्रीमेंट में जो भी जो कमिटमेंट दी गई उसको पूरा करना। दूसरी चीज है एक्शन दे विल टेक टू बिल्ड रेजिलियंस टू अडेप्ट द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर राइज हो रहा है सबसे ज्यादा कंसर्निंग वो भी है, उसमें रेजिलियंस जो भी एडेप्टेशन हैं हम इस तरीके के जो भी मेथड को अपना सकते हैं जिसकी वजह से एक तो कार्बन एमिशन बहुत कम होगा, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बहुत कम होगा। उसके बाद आती है जो टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है उसको कम करने की, सबमिटेड एवरी 5 years टू द यूएनएफसीसीसी सेक्रेटेरिएट, और इसकी जो रिपोर्ट करी जाती है इंडिया भी सबमिट करता है, 5 साल में जो है यूएनएफसीसीसी को रिपोर्ट सबमिट करी जाती है। इसका जो मैनिफेस्टेशन है पेरिस एग्रीमेंट में रिट्रेंचिंग मैकेनिज्म और जो भी मैकेनिज्म अब तक डिस्कस करी गई उसको रिविजिट करना, इसमें मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द डिमांड, wherein countries must revisit their pledge to more ambitious every 5 years, क्योंकि जितने भी आपने डिस्कशन किया हो एम्बिशन ना हो उसमें और जो भी उसको रिविजिट करके उसमें इनोवेशन ना लाए तो फिर जो हमारे टारगेट्स होते हैं वो जो प्रोसेस होता है वो स्टैग्नेशन की ओर चला जाता है। इसीलिए
जो है हर 5 इयर्स में जो एम्बिशियस ये प्लान्स हैं उसकी प्लेज है उसको रिविजिट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर बात करें इंडिया क्लाइमेट कमिट जो 2000 जो COP26 में किया गया था, जो ग्लासगो में हुआ था, पंचामृत मेनली अचीव द टारगेट्स टू नेट जीरो बाय 2070, यानी कि 2070 तक जो भी एमिशन है वो बिल्कुल जीरो करना है, कोई कार्बन एमिशन नहीं करेंगे हम। इंडिया का टारगेट है ये। इंक्रीज नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट से तक करनी है 2030 में। इसके बाद मीट 50% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। 2030 तक जो है अपना टारगेट है वो 50% जो है कम करना है जो यूज कर रहे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो 50% बढ़ाना है। रिड्यूस द टोटल protected carbon emission by 1 billion tons from now till 2030। तो 2030 तक जो है इसको हमें रिड्यूस करना है किसी भी तरह से कार्बन एमिशन को। और सबसे जो लास्ट छठी बात आती है इसमें, रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी एंड इट्स इकोनॉमी बाय लेस देन 45% 2030 तक से 45% तक कम करना है। अब आती है इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन एनडीसी। इसमें जो है मेनली टारगेट था 2030 इसका टारगेट है, एंड प्रीवियस एनडीसी 2015 में आया था। उसके बाद इसके क्वांटिटेटिव टारगेट्स हैं। उसके बाद it has been updated on 2022 and it is in process. So currently 2023 is running and it is in process. Reduce the emission intensity of GDP of its GDP 33 to 35% from the level, जो इसका रिडक्शन है एमिशन का वो कम करना है, और 30 से 35% तक हर हाल में 2000 जो 30 तक कम करना है। जो लेवल था 2005 में उसको कंपैरिजन में रखते 45 by 2030। एंड उसके बाद आता है एस्टिमेटेड जो है रिडक्शन ऑफ द 28% ओवर 2005 का जो लेवल था उसको रिड्यूस करना। क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिसिटी पावर इन installed capacity from non-fossil fuel based energy resources with the help of transform of technology and low cost international finance including from green climate fund। जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है उसको जो है उसका सर्कुलेशन लो कॉस्ट में किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करके इसको कम किया जा सकता है, और 40% तक इसको कम करना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट उसमें 2020 वाले जो अपडेट्स हैं उसमें 50% तक कम करना है, और बाकी जो भी इन प्रोसेस है 42.3% जो अचीव बाय एंड ऑफ नवंबर 2022 तक ये अचीव किया है। क्रिएटेड एन एडिशनल कार्बन सिंक थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, यानी कि प्लांटेशन करना, ट्री कवर जो है जनरेट करना, उसकी वजह से 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट जो होगा वो रिडक्शन होगा सेम एज अर्लियर, एंड ये जो है इसके जैसा ही ये रिडक्शन हुआ है 2022 में। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव टारगेट्स की। इसके जो क्वालिटेटिव टारगेट्स हैं मेनली पुट फॉरवर्ड फर्दर प्रोपेगेट हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग, क्योंकि अगर आप सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग अपनाते हो, यानी कि जिसमें कि एक अच्छा हेल्दी जो फूड हो, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा हो, उसके बाद जितनी भी ट्रांजिशनल कंजर्वेशनल जो वैल्यूज हैं आपकी, मॉडर्नाइजेशन और उसमें वाटर कंजर्वेशन करना, फूड वेस्ट ना करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब जो एनडीसी 2022 का जो अपडेट थे उसमें बात की गई इसको लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, और लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जो आपकी जो भी लाइफ स्टाइल है उसको एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इस तरीके से ढालना कि सस्टेनेबल जो है हम यूज कर सकें जितने भी रिसोर्सेज हैं प्रेजेंट। उसके बाद जो है फिफ्थ जो टारगेट था अडेप्टेड और क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीन पाथ, यानी कि जो आसपास का एनवायरमेंट कॉरिडोर जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बहुत ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना। ऐसा ना हो कि हम डेवलपमेंट को करते चले जा रहे हैं और उधर दूसरी साइड जो हम क्लाइमेट बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो क्लाइमेट बचाने के लिए कितने 1000 करोड़ रुपीज, कितने बिलियन करोड़ रुपीज जो है वो खर्च किए जा रहे हैं, और हम अपने लाइफ स्टाइल को कहीं से कहीं तक भी जो है एक सिंप्लिसिटी की तरफ जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे।
better adapt to climate change to enhancing investments in development programs in sectors vulnerable to climate change, particularly agriculture, water resources, Himalayan region, coastal region, health and disaster management. तो ये सारी जो भी चीजें हैं वो अडॉप्ट करना, चाहे कोस्टल रीजन को अच्छे से रखना हो, वाटर रिसोर्सेज को सेव करना हो, जितने भी हिमालयन रीजन है, कोस्टल रीजन है, उनको रीजनरेट करना, डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम हुई है उनको टैकल करना, क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी किसी भी एरिया में हरिकेन आ जाता है, अर्थक्वेक आया है अभी, सो वो सारी चीजों को अडेप्टेबिलिटी देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेटर एडेप्टेशन। इसके बाद आता है मोबिलाइज डोमेस्टिक एंड न्यू एडिशनल फंड्स from developed countries to implement the above mitigation technique and adaptation actions। यानी कि कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जाती हैं, एक तो मेनली एम्प्लॉयमेंट की वजह से भी है, दूसरा रीजन है कि यहाँ पे जो है रिसोर्सेज उसका जो गैप है वो ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जैसे इंडिया की बात करें, चाइना ने तो ऑलरेडी जो है काफी जो है डेवलपमेंट कर लिया, बट इंडिया की सिचुएशन अभी भी काफी ज्यादा दयनीय है, ऊपर से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से जो है हेल्थ और जो ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी कम हो रही है। उसके बाद build capacity and create domestic framework and international architecture to quick diffusion of cutting edge climate technology in India and for joint collaboration or research and development for future technologies। क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बेसिस पे अगर हम बात करें कि अगर जैसे बिल्डिंग बन रही है, जो भी ग्रीन एनर्जी का यूज हो रहा है, सोलर एनर्जी का यूज हो रहा है, उसकी वजह से कार्बन एमिशन कम होगा, और जितनी भी बिल्डिंग बन भी रही है उसमें भी जो है ये सारी जो चीजें होंगी वो जो है एक तो क्लाइमेट को बचाने में ज्यादा हेल्प करेगी। कार्बन एमिशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो सारी चीजें हैं वो ओजोन के डिप्लीशन में सबसे ज्यादा जो है हार्मफुल है, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये जो है 2022 वाला जो टारगेट था वो सेम ही था। अब आती है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट की बात करें, इसका जो मेन भी अगर रिपोर्ट की बात करते हैं तो उसका जो मेन जो कि आप कह सकते हो या स्लोगन था, टू लिटिल टू स्लो, क्लाइमेट एडेप्टेशन फेलियर पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क। यानी कि हमने सिंपल सी बात है कि थोड़ा रखो अपने पास, धीरे चलो, क्लाइमेट एडेप्टेशन के जितने भी फेलियर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्लाइमेट के बारे में अभी भी नहीं सोचेंगे, तो पूरा वर्ल्ड तो रिस्क में है। एंड अब बात करें यूनाइटेड एनवायरमेंटल प्रोग्राम की, यूएनईपी, तो ये जो है रिसेंटली रिलीज की गई थी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये याद रखना है आपको, यूएनपी रिलीज करता है इसको। की फाइंडिंग्स जो थे इसके मेनली जो इसमें 8 कंट्रीज आउट ऑफ 10 कंट्रीज 84% ऑफ पार्टीज टू द यूएनएफसीसी, यानी कि जो है यूएनएफसीसी का पार्ट थे है, हैव एटलीस्ट वन नेशन एडेप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट, और इनका एक एडेप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट है हर किसी का। Combined adaptation and mitigation finance flow in 2020 fell at least $17 billion short of the $100 billion pledge to adapting countries। क्योंकि पहले बोला गया था कि जितनी भी कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको 100 बिलियन का जो भी टारगेट है उनको दिया जाएगा, ये जो भी पूरा फाइनेंस और इसका मैकेनिज्म है। बट कोविड सिचुएशन भी हुई 2020-21 में, सारा कुछ ये चला, तो उसकी वजह से फिर ये जो है काफी ज्यादा कम हो गया उसमें। तो एडेप्टेशन फाइनेंस गैप in development countries is likely 5 to 10 times greater than current international adaptation finance flow, because इसका जो है अगर फाइनेंस फ्लो है 5 to 10 टाइम्स ज्यादा है, तो क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में फंड ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर क्योंकि उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी पैसा चाहिए, अपने जो है एनवायरमेंट को बचाने के लिए भी पैसा चाहिए, उसके साथ साथ जो है अगर कुछ भी डेवलपमेंट और कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करनी है उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो जो है डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें जो है फाइनेंस जो फ्लो है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, एंड दैट इज मेंशन्ड हियर 5 to 10 टाइम्स। नाउ टॉक अबाउट यूएनईपी इन डिटेल। जो इसका जेनेसिस है एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1972 में
एस्टेब्लिश किया गया था एंड इट वाज आउटकम फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 थे, उसका जो है ये आउटकम था यूएनईपी। ऑब्जेक्टिव जो है इसका गोल और एजेंडा सेट करना, प्रमोट द कोहेरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंटल डायमेंशन, और जितने भी सस्टेनेबल यूज हैं, इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज हैं, अथॉरिटेटिव जितने भी आप कह सकते हो कि टारगेट्स हैं उसको अचीव करना, एडवोकेट फॉर द गवर्नमेंट एनवायरमेंट, यानी कि ग्लोबल एनवायरमेंट है। तो जितने भी ग्लोबल एनवायरमेंट को बचाने के लिए और क्लाइमेट को बचाने के लिए जितने भी ये गोल्स, जितने भी आप कह सकते हो कि प्रमोट करना, उसको एनकरेज करना, और ये जो है सेट करना है एजेंडा। इसके बाद है इसकी जो है इंडिया इसका मेंबर है, 193 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं या किया हुआ है। Work under the umbrella of United Nations 2030 Agenda of the Sustainable Development identify and addressing the most relevant environmental issue। क्योंकि अगर आप देखोगे प्रायोरिटी सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देख रहे हो कि कौन सी चीज ज्यादा प्रायोरिटी पे है, तो जितने भी मोस्ट रेलेवेंट जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है उनको ध्यान में रख के उसके बारे में बात करना। इट इज शेयर्ड बाय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड डिपेंडेंट ऑन द वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम 90% ऑफ इट आउटकम। इनके इसका जो आउटकम है 90% जो है इसका वॉलेंट्री हो। एडमिनिस्टर और प्रोवाइड secretariat functions for many multilateral environmental agreements and MEAs and other entities। मेजर जो रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, GEO report, adaptations gap report, and triple emergency cooling emissions and policy synthesis report published by UNEP is association with cooling emission and policy synthesis report। तो इसकी जो भी मेजर रिपोर्ट है, सबसे पहले ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक GEO की रिपोर्ट है, ये जो है पूछा भी जा सकता है, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। उसके बाद आती है ट्रिपल इमरजेंसी, उसके बाद आती है कूलिंग एमिशन एंड जितना भी पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट आती है। इट इज पब्लिश बाय यूएनईपी एसोसिएटेड विद कूलिंग एमिशन पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट, यानी कि इसका जो है सिंथेसिस, जो पॉलिसी एमिशन और एनवायरमेंटल कूलिंग का जो भी पूरा मैकेनिज्म है, ये रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है यूएनईपी के द्वारा की जाती है। अब इसके रिलेटेड अगर न्यूज देखें, एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 रिलीज की गई यूएनईपी के द्वारा, और जो भी इसका एनुअल जो एसेट था एमिशन का, की फाइंडिंग जो मेनली थी टू गेट ऑन ट्रैक द लिमिटेड ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2% का जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको 2% से जो है 1.5 लेके आना, ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका एमिशन को कम करना बाई 30 to 45% रेस्पेक्टिवली, और कंपेयर्ड विद द अदर पॉलिसी प्रोटेक्शंस, यानी कि उसका कंपैरिजन भी है कि और जो पॉलिसीज हैं वो किस तरीके के मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर, चाइना फर्स्ट पे है और यूएस जो है सेकंड पे है। तो इंडिया की सिचुएशन भी है कि डेवलपिंग कंट्री भी है, ऑल्दो इसके बाद भी सिचुएशन जो है इंडिया के लिए डिफिकल्ट है, बट इट्स पर कैपिटा एमिशन रिमेन फार बिलो द वर्ल्ड एवरेज 2.5। क्योंकि इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है अगर पर कैपिटा, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, तो उसके हिसाब से जो है हमारा एमिशन है 2.4, जो कि वर्ल्ड में जो एमिशन हो रहा है उससे बहुत बहुत कम है। तो बॉटम 50% ऑफ हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूट 12% ऑफ द ग्लोबल टोटल GHG एमिशन, एंड वेयर एज द टॉप 1% एमिटर कॉन्ट्रीब्यूट 70% ऑफ द टोटल। तो जितना भी है ये जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा एमिशन होता है, और इसकी वजह से भी बोला जाता है कि आप हमें फंड प्रोवाइड करें ताकि हमारे पास जो है एफिशिएंट और जो है फंड हो सफिशिएंट, कि हम जो है अपने लिए भी मेजर ले सकें क्लाइमेट को बचाने के लिए। अब इसमें से जो है कुछ पॉइंट्स है उसको डिस्कस करते हैं, जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो रिलेटेड न्यूज की अगर बात करें, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट की प्रिंसिपल्स फॉर लोकल LED एप्लीकेट adaptations LLA। तो ग्लोबल कमीशन ऑन एडेप्टेशन GCA developed a set of principles to strengthen locally led adaptation। GCA was established by Netherlands and the leader of 22 other conventions and convening countries including India। 2018 में जो था इसका 22 कंट्रीज जो पार्टिसिपेटेड थे एंड इसके जो भी लीडर्स थे
and mandate to accelerate adaptation by elevating the political visibility of adaptation and focusing on the concrete solution. क्योंकि ऐसे तो बात ही करते रहते बट इसका सोल्यूशन जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. उसके बाद आते हैं इसके प्रिंसिपल्स. उसके बाद लॉन्च 2021 क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट में ये जो है बात की गई थी एंड इट इज इंटेंडेड टू गाइड द एडेप्टेशन कम्युनिटी as it moves programs, finding and practices towards adaptation that is increasingly owned by local partners. तो ये जो है मेनली जब भी आप बात करते हो इसकी तो कोलैबोरेटिवली बहुत सारी कंट्रीज जो हैं साथ में मिलके अडेप्टेशन समिट में ये बात करती हैं कि हमें किस तरीके से जो है ये जो हमारे प्लेज है उसको कैसे मूव करना है, जो भी प्रोग्राम्स हैं उसका इफेक्टिवनेस कैसे लेके आना है. लोकल लेवल पे भी कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे. एग्रीमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यूएनईपी, इसमें मेनली जो है लिटिल बिट बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है. तो इसमें जो भी फर्स्ट कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स जो आया था 1973 में. इसके बाद 79 में आया बॉन कन्वेंशन जो भी कन्वेंशन था ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज एंड वाइल्ड एनिमल्स, इसको कंजर्व करना. फिर आता है वियना कन्वेंशन. ये जो है इम्पोर्टेंट है तो इसको मैं बहुत स्लोली बहुत अच्छे से जो है डिक्टेट कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में भी आए और फिर आप इसको थोड़ा दिमाग में भी रहते हैं. 1985 की बात करें तो ओजोन लेयर जो है वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई. फिर आता है 1989 में इट इज बासल कन्वेंशन और ये जो है जितने भी हैजार्डियस वेस्ट है कंट्रोल द ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, उसको अच्छे से मैनेज करना कि किस तरीके से उसको वेस्ट को जो है ठिकाने लगाया जा सकते हैं. यही मतलब है इसका. कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी सीबीडी 1993 में आया था और काफी इम्पोर्टेंट है ये भी. इसके बारे में और डिटेल में जो है स्टैटिक पोर्शन में आप देख सकते हैं. उसके बाद आता है रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन द प्रायर इनफॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजार्डियस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड 1998 में आया था. उसके बाद आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट 2001 में और फिर आया मिनामाटा कन्वेंशन 2013 में. तो इसका सीक्वेंस आप याद रख सकते हो. स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में आया था जो कि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स और इसके जो परसिस्टेंसी को लेकर बात करेगी. अब इसमें आता है कुछ चीजें जो कि आपको जाननी चाहिए. नो द टर्म emission gap, mainly the gap between pledge taken by the different countries to reduce GHG emission and estimated reduction जितना भी किया उन्होंने. तो जो जैसे कि टेम्परेचर है 2 डिग्री का टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको प्रिफरेबली 1.1 तक लेके आना है और हर जो है एंड ऑफ दिस सेंचुरी और हर किसी को इसमें इक्वली कंट्रीब्यूट करना है. अब आती है कार्बन कैप्चर की बारी. आती है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज CCUS. नीति आयोग ने बात करी और लॉन्च किया कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी को और उसके पूरे फ्रेमवर्क जो कि डिप्लॉय किया गया और इसकी जो जितनी भी मैकेनिज्म थी उसके बारे में बात करेंगे. इफ वी टॉक अबाउट दिस पॉलिसी तो इसका जो भी मेन एम था डेवलप एंड इम्प्लीमेंट practicable framework to accelerate research and development on CCUS in India. तो जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखना जितने भी इसको जो है फ्रेमवर्क एक्सेलरेट करना जो है प्रैक्टिसेबल फ्रेमवर्क है. उसके अलावा एक्सप्लोर करना इम्पोर्टेंट जितनी भी टेक्नोलॉजी है किस तरीके से हम जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन एमिशन को. इसके लिए और जितने भी फंडिंग वगैरह है उसमें जितने भी अचीवमेंट्स है उसमें डिकार्बोनाइजेशन करना, हार्ड टू एबेट जैसे स्टील सेक्टर को और सीमेंट सेक्टर को जो है किस तरीके से हम नई टेक्नोलॉजी यूज करके इसका एमिशन कम कर सकते हैं. CCUS के बारे में जो अगर बात करें तो ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल की बात करती है और जो भी फ्लू गैसेस हैं और उसमें जो भी एटमॉस्फेरिक उसमें उसकी साइकिल है CO2 की साइकिल उसका रिकग्निशन और यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो किस तरीके से हम रिडक्शन कर सकते हैं डिटरमाइनिंग सेफ एंड
परमानेंट स्टोर ओपिनियन, तो ये जो है। उसके बाद आती है फ्यूल गैसेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल, ऑयल, natural gas, wood or any other fuel is combusted in an industrial furnace, a power plant, steam generation boiler और other large combustion, यानी कि जितने भी इसमें फ्लू गैसेस हैं जो भी प्रोड्यूस करते हैं कोल की वजह से, नेचुरल गैस, वुड या फिर कोई अदर जो भी फ्यूल वगैरह यूज हो रहा है उसको देखना। जितने भी पावर प्लांट्स हैं उसमें स्टीम जनरेटिंग बॉयलर्स हैं और जो भी कंबशन डिवाइसेस हैं उन सारी चीजों को देखते हुए। उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर की बारी, और इसका जो भी सीसीयू टेक्नोलॉजी को भी कोई भी यूज कर रहा है उसको कन्वर्जन करना इनटू फ्यूल, जैसे कि मीथेन एंड मिथेनॉल को करती है किया हुआ है, रेफ्रिजरेट बिल्ड मटेरियल एक्सेट्रा। तो इसमें इसमें बिल्डिंग मटेरियल वगैरह से जितने भी एमिशन हो रहा है तो वो जो है तो बहुत बड़े अमाउंट में जो है एमिशन होते हैं। अब बात करते हैं कैप्चर्ड गैस इज यूज लिटरली डायरेक्टेड इन द फायर एंड एक्सटिंग्विशर्स, फार्मा में यूज करना, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में भी, और उसके अलावा एग्रीकल्चरल सेक्टर में यूज किया जा सकता है उसको कैप्चर करके। इसके बाद आते हैं डिफरेंट कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज, मेनली है इसमें से केमिकल सॉल्वेंट। अब केमिकल सॉल्वेंट की अगर बात करें इसमें पृथ्वी dealing with the gas steams that are learned in CO2। इसके बाद आता है have all relatively lower pressure such as flue gas steams from power plant। and physical solvent की अगर बात करें work well on gas streams with relatively higher CO2 concentration and pressure such as pre-combustion capture in case of gasification projects। उसके बाद आती है absorption की बारी, suitable for gas stream with moderate to high pressure and moderate carbon dioxide concentration such as steam, methane, reforming, SMR, flue gases। उसके बाद आता है क्रायोजेनिक सेपरेशन की बारी, तो क्रायोजेनिक सेपरेशन में जो है प्रिफर्ड इन केसेस व्हेन कॉस्ट ऑफ पावर इज लो। देन लेट्स टॉक अबाउट इसके जो भी कुछ टेबल है और इसमें अदर इनिशिएटिव्स हैं। Initiative of CCUS in India, National Concentrates of Excellence established of 2 National Centers of Excellence in CCUS at IIT Bombay, JNCASR Bengaluru। So ये जो है मेन इसके एस्टेब्लिश किए गए हैं 2 जगह पे। दूसरी चीज आई, these centers will facilitate capturing and mapping of current R&D and innovation activity, और उसके अलावा जितने भी नेटवर्क उसको रिसर्च और जितने भी इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करना, उनका पूरा जो भी डोमेन को समझना और इनोवेटिव तरीके से उसको जो है कैप्चर करने की टेक्निक्स को डेवलप करना। मिशन की अगर बात करें, मिशन इनोवेशन चैलेंज और CCUS टू एनेबल नियर zero CO2 emission from power plant and carbon intensive industry, accelerating CCS technologies ATCs to facilitate research and development and innovation that can lead to development of safe and cost effective CCUS technologies। तो जो है इसको पूरा जो भी सबसे सिंपल सी बात बताती हूँ, एक तो रिसर्च इनोवेशन, जितने भी 2 ये जो है IIT बॉम्बे, JNCASR बेंगलुरु, इन्होंने जो है इनसे बात करी गई कि आप कोई भी टेक्निक डेवलप करिएगा और इसको जो भी है किस तरीके से हम कार्बन कैप्चर कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आती है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS की बारी। इसमें जो भी अगर डिटेल में बात करते हैं तो मेनली कैप्चर CO2 फ्रॉम बायोमास, फ्यूल पावर स्टेशन एंड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज और डायरेक्टली फ्रॉम एयर। तो एयर से जितना भी एमिशन था वो सारा देखना, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट करना, कंप्रेस करना उसको एंड मूव टू शिप, ट्रक और पाइपलाइन एंड पॉइंट आउट कैप्चर द पॉइंट ऑफ यूसेज। फिर जो है ये स्टोर करना इसको CO2 परमानेंटली इन द अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, और उसके बाद जो है इसके जो भी मेन यूज हो सकते हैं, कैप्चरिंग CO2 इज यूज्ड एज अ रिसोर्सेज ऑफ फ्री स्टॉक टू क्रिएट प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में। इसके अलावा जो है अभी इसमें भी बताया गया कि एक्सटिंग्विशर वगैरह से जितना भी यूज था उन सारी चीजों को देखना और इसको यूटिलाइजेशन की जो भी और भी टेक्निक्स हैं
उन सब का जो है मेंशन करना। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट की। Let's talk this topic in the next video. Till then, study hard and thank you so much guys for watching this. And if you really like the content, तो आप अपने friends को share कर सकते हैं. And I'm also putting the effort, so should be appreciated, I think. Thank you so much.